विधवा शारदा हाथों में रंगीन चूड़ियां पहने बाजार से सब्जियां लेकर अपने घर की तरफ आ रही होती है। तभी बाहर खड़ी कुछ पड़ोसन की नज़र शारदा पर पड़ती है और पड़ोसन रुककर बातें करने लगती हैं। अरे शारदा बहन, तुम अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हैं। तुम तो विधवा हो ना, तुमने अपने हाथों में चूड़ियां क्यों पहनी हैं? अरे वो बहन, आज उनकी बहुत याद आ रही थी तो उनकी याद में ही मैंने चूड़ियां पहन ली। पति की याद आ रही थी तो चूड़ियां पहन ली। कल को कहेगी कि पति की याद आ रही थी इसलिए मांग में सिंदूर भी भर लिया। फिर कल रंगीन साड़ियां पहनकर कहोगी कि पति जी की याद आ रही थी इसलिए साड़ी पहन ली। ये क्या बात होती है? पति जी याद आ रहे थे तो इसमें रंगीन चूड़ियां पहनने की क्या जरूरत थी? अरे इस शारदा की सास तो इसकी हरकतों से ही परेशान रहती है। इतनी उम्र हो गई है, पति मर गया, विधवा हो गई, तो बेटे बड़े हो गए, पर अभी भी ये इस तरह की हरकतें करती है। न जाने इसका क्या ही होगा। क्या होगा क्या मतलब है? मुझे तो लग रहा है इसके पति की इसकी इन हरकतों को देखकर ही मृत्यु हुई है। ऐसे ही थोड़ी भरी जवानी में वो इसे छोड़कर चला गया। पड़ोसियों के ताने सुनकर शारदा की आंखें भर आती हैं और शारदा रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। वहीं बालकनी में खड़ी गंगा देवी ये सब देखती है और हौले से रो रही शारदा के पास आती है। क्या हुआ, रो क्यों रही है? माँ जी, इतने साल हो गए मेरे पति को मरे हुए, आज भी लोग मुझे मेरे पति के मरने पर ताने मारते हैं, मुझे विधवा कहते हैं। विधवा है तो विधवा ही कहेंगे ना, और अगर तू विधवा है तो सुहागन वाली हरकतें करती ही क्यों है? क्या जरूरत थी तुझे अपने हाथों में रंगीन चूड़ियां पहनने की? मैंने तुझे कितनी बार मना किया था, तेरा पति मर चुका है, उसके नाम की रंगीन चूड़ियां मत पहनना। माँ जी, मुझे उनकी याद आती है तभी मैं रंगीन चूड़ियां पहनती हूँ। वो कहते थे उन्हें मेरे हाथ की रंगीन चूड़ियां बहुत पसंद आती हैं। वो तो ये भी कहता था कि उसे तेरे हाथ का खाना पसंद है। अब क्या मैं उसका नाम लेकर भटकूं? तुझे उसकी याद आती है तो चूड़ियां पहन लेती है, पर तेरी वजह से मुझे भी उसकी याद आती है, आंखें भर जाती हैं। मैं भी उसकी माँ हूँ, भूल नहीं सकती। मैं भूलने की कोशिश करती हूँ पर तेरी हरकतों से बहुत परेशान हूँ। ऊपर से बाहर जाऊं तो तेरे कारण ताने भी सुनने पड़ते हैं। माँ जी, आप भी मुझे ताने मार रही हो, आप भी मुझे डांट रही हो। शारदा अपनी आंखें छुपाते हुए सामान लेकर किचन में चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और शारदा विधवा के नियमों के बीच घर के सारे कामों में लगी रहती है। एक दिन सुबह राघव और नीरज तैयार होकर हॉल में आते हैं। मम्मी, हाँ, और तुमने हमारे टिफिन भी तैयार किया होगा, जल्दी से हमारे टिफिन भी दे दो। हाँ, अभी लेकर आई, तुम लोग नाश्ते पर बैठो। गंगा देवी और सूर्य प्रकाश डाइनिंग टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। अरे शारदा बहू, कितनी देर करती है सबको नाश्ता देने में? अरे हम भी कब से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं पर अभी तक खाना नहीं आया। सभी शारदा का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में पसीने से लथपथ शारदा नाश्ता और टिफिन लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। शारदा राघव और नीरज के लिए टिफिन लाकर गंगा देवी को देती है। अरे इतनी देर कैसे हो जाती है बहू तुझे खाना बनाने में? क्या तू पहली बार खाना बना रही है? तुझे पता है ना तेरे बेटों को ऑफिस जाना है और हमें दवाइयाँ लेनी होती हैं। तू समय पर खाना क्यों नहीं बनाती? हाँ मम्मी, हमें भी ऑफिस जाने में देर हो जाती है। मैं क्या करूँ, मेरी उम्र हो गई है, इतना सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकती। रात भर मैं घर का सारा काम निपटा कर सोती हूँ, सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ऊपर से खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बाजार से सब्जियां लेकर आना, कपड़े धोना। बस बस, अपने काम गिनवाने की जरूरत नहीं है, समझ गई, तू बहुत काम करती है। बापूजी, माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बड़े बेटे राघव की शादी करवा दूं। एक बहू आएगी तो मुझे भी कामों में मदद मिल जाएगी और आप लोगों की भी शिकायतें दूर हो जाएंगी, सबको काम समय पर मिलने लगेगा। अरे तू इस घर की बहू है, तेरा काम है ये सब काम करना, तू काम से पीछे क्यों हट रही है? अरे अच्छा शारदा बहू, पहले तो तुम काम से पीछे नहीं हटा करती थी, अब ये सब बहाने क्यों? बापूजी, माँ जी, मैं बहाने नहीं ढूंढ रही हूँ, आप खुद ही सोचिए, राघव 27 साल का हो गया है। अब अगर इसकी शादी नहीं करूँगी तो इसकी शादी मैं कब करूँगी? राघव की शादी के बाद हमें हमारे छोटे बेटे नीरज की भी तो शादी करनी है। माँ, मुझे आप लोगों को कुछ बात बतानी है। हाँ मेरे पोते, बोलना, क्या बात बतानी है तुम्हें?
दादाजी, आप लोग सिर्फ बड़े भैया की शादी के लिए लड़की ढूंढिए। मैंने एक लड़की पसंद की है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर में जो भी बहू आएगी वो हमारी पसंद से आएगी। नहीं दादी, ऐसे मत कहिए। मम्मी, आप दादी को समझाओ ना। मैं श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ और श्रुति से ही शादी करना चाहता हूँ। बापूजी, माँ जी, मुझे बच्चों की पसंद से बच्चों की शादी करवाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर नीरज अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो हम उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से ही करवाएंगे। दोनों बुजुर्ग सहमत ना होते हुए भी हाँ में सिर हिलाते हैं। माँ जी, बाबूजी, पहले राघव के लिए लड़की ढूंढ लेते हैं। बड़े बेटे की शादी पहले होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीरज को उसकी पसंद से शादी की इजाज़त दे दीजिए। मैं कहती हूँ राघव के लिए लड़की मिलते ही दोनों भाइयों की शादी साथ में कर देंगे। अरे बहू, जब तूने फैसला ले ही लिया है कि नीरज की तू लव मैरिज करवाएगी तो राघव की शादी के बाद करवाने की क्या जरूरत है। नीरज ने लड़की ढूंढ रखी है, अब बस राघव के लिए लड़की ढूंढनी है और फिर दोनों भाइयों की एक ही मंडप में एक साथ शादी करवा देंगे। घर में एक साथ दो बहुएं आएंगी। हाँ बापूजी, ये भी ठीक रहेगा। हम पहले राघव के लिए लड़की ढूंढते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो ठीक है। पहले हम राघव के लिए लड़की ढूंढेंगे, उसके बाद हम नीरज की पसंद की लड़की के घर जाकर उसकी पसंद की लड़की से मिलेंगे और शादी तय करेंगे। उसी दिन से घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगले दिन सूर्य प्रकाश, गंगा देवी और शारदा रिश्तेदारों में राघव की शादी की बात चलाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और फिर सेजल के घर से रिश्ता आता है। अरे बहू, ये जिस घर से रिश्ता आया है ये लोग ज्यादा अमीर नहीं है, पर मुझे ये घर सही लग रहा है। हमें उनके घर लड़की देखने जाना चाहिए। बापूजी, अगर आपको ये घर सही लग रहा है तो हम जरूर लड़की देखने जाएंगे। मैंने राघव से भी पूछा है, राघव को भी लड़की पसंद है। अगर लड़की पसंद आती है तो हम भी हाँ कर देंगे। अगले दिन शारदा अपनी सास, ससुर और दोनों बेटों के साथ सेजल के घर पहुंचती है। सामने सोफे पर कृष्णलाल और मीनाक्षी बैठे होते हैं। नमस्ते जी, हमने आपके बेटे की तस्वीर देखी, हमें आपका बड़ा बेटा बहुत पसंद आया। जी, हमें भी आपकी बेटी की तस्वीर अच्छी लगी। वैसे आपकी बेटी कहाँ है, उसे बुलाइए। हाँ हाँ जी, अभी बुलाते हैं। सेजल बेटी, जल्दी बाहर आओ, तुझे देखने लड़की वाले आ गए हैं। सेजल सिंपल सलवार सूट पहनकर किचन से चाय और समोसे लेकर बाहर आती है और सभी को नाश्ता परोसती है। अरे वाह, ये समोसे और ठंडा शरबत कितना टेस्टी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये समोसे किसने बनाए हैं? जी, मेरी बेटी सेजल ने ही बनाए हैं, अभी रसोई से बनाकर लाई है। बेटी, बहुत अच्छे चाय समोसे बनाए हैं तुमने। तुम्हें हमारा बेटा राघव कैसा लगता है? जी, अच्छी लगती हैं। जी, हमने अपनी बेटी से पूछ लिया है और उसको मंजूर भी है। जी, तो हमें भी मंजूर है। आप बस शादी की तारीख निकलवाइए। दोनों परिवारों की रजामंदी से पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाई जाती है। राघव और सेजल की शादी तय हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। अरे बहू, हमने तय किया था कि राघव और नीरज दोनों की शादी एक ही मंडप में एक साथ करवा देंगे। अब राघव की शादी तय हो गई है, उससे पहले नीरज की पसंद से भी मिल लेते हैं। नीरज बेटा, तू श्रुति को फोन करके बता दे कि कल हम सभी उसे देखने आ रहे हैं। हाँ माँ, मेरी श्रुति अमीर घर की नहीं है, वो गरीब घर की लड़की है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लड़की अमीर घर की हो या गरीब घर की, लड़की अच्छी होनी चाहिए। नीरज श्रुति को कॉल करके सारी बातें बता देता है और अगले दिन शारदा अपने पूरे परिवार के साथ नीरज की पसंद की श्रुति के घर उसे देखने के लिए पहुंचती है। श्रुति के माँ बाप हरीलाल और सुमन शारदा के परिवार को जमीन पर चटाई बिछाकर बिठाते हैं। माफ करिएगा जी, हमारे घर में आप लोगों को बिठाने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं है। क्या करो, गरीबी ने कभी एक चौकी तक खरीदने नहीं दी। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें पैसे दिए तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में लक्ष्मी ने तो जन्म लिया है। अपनी बेटी को बुलाओ, हम उसे देख लें। हमें तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। गंगा देवी चारों तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ बात करती हैं। मैं तो सोच रही थी कोई शहरी लड़की जैसी लड़की पसंद की होगी तेरे बेटे ने, पर तेरे बेटे ने तो बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। इससे शादी करवाने में मुझे कोई एतराज नहीं है।
जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता तय है और हम अपने बड़े बेटे राघव की भी शादी कर रहे हैं, तो हमने सोचा है साथ में ही नीरज की शादी भी कर देंगे। 20 दिन बाद ही राघव की शादी की तारीख है, उसी दिन नीरज और श्रुति की भी शादी होगी। जी जी, हमें मंजूर है। 20 दिन बाद ही हम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे, पर हम आपको पहले ही बता दें, हमारे पास दहेज में ज़्यादा कुछ देने को नहीं है। हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दीजिएगा। हमारी बड़ी बहू भी किसी बहुत बड़े घर से नहीं है, वो भी हमारी तरह छोटे से ही घर से है। आप लोग बस शादी की तैयारियां कीजिए। इसी तरह नीरज और श्रुति की भी शादी तय हो जाती है और दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 20 दिन बीत जाते हैं और आज 2 मंडप सज चुके होते हैं। एक मंडप में राघव और सेजल की शादी और दूसरे मंडप में नीरज और श्रुति की शादी हो रही होती है। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ होती है। अरे वही है, देखो बिन बात के बच्चों की शादी हो रही है, तो इसकी माँ ने एक अच्छी घर की लड़की भी नहीं ढूंढ पाई। दोनों बहुएं गरीब हैं, दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं है। अरे औरत कभी भी सही फैसला नहीं ले पाती है। आज अगर इन लड़कों के पिता होते तो किसी अच्छे घर में दोनों बच्चों की शादी करते, ना कि ऐसे गरीब घर में शादी करते। शारदा ये सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है, लेकिन वो अपने दोनों बेटों की शादी की रस्में पूरी करवाती रहती है और देखते ही देखते दोनों गरीब बहुएं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती हैं। शादी तो करवा ली अपने दोनों बेटों की, पर मुझे लगता है जो रिश्ता मिला उसी से शादी करवा दी। सभी तो गरीब घर की बहू लेकर आई हैं, वरना दोनों लड़के हट्टे कट्टे नौजवान हैं। अच्छी घर की लड़की तो मिल जाती। अरे बिना सास ससुर का घर है, कोई क्यों ही अपनी लड़की विदा करेगा। ये लोग गरीब थे, बिना दहेज की शादी हो रही थी तो उन्होंने अपनी लड़की दे दी इन्हें। सारी राम कहानी तुम लोगों को ही पता है, तो तुम लोगों ने ही क्यों नहीं ढूंढी मेरे पोतों के लिए लड़की है। हमने अपने घर के लिए सुशील चंचल लड़की ढूंढी है, और जैसी भी ढूंढी है हमारे लिए बहुत अच्छी है। शारदा बहू, तुम बहुओं का गृह प्रवेश कराओ। शारदा दोनों बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। राघव सेजल के साथ और नीरज श्रुति के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसी रात बीत जाती है। अगली सुबह दोनों बहुएं साधारण साड़ी में अपनी पहली रसोई बनाती हैं। अरे ओ शारदा, अब तो तेरी परेशानियां खत्म हो गई ना। तेरी दोनों बहुएं बिना बोले अपनी पहली रसोई की रस्म करने चली गई हैं। इससे ही समझ में आ जाता है कि कितनी अच्छी बहू मिली है तुझे। थोड़ी देर में सेजल और श्रुति अपनी पहली रसोई में तरह तरह के बनाए पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। अरे वाह बहू, तुम लोग गरीब घर की हो, पर हर तरह के पकवान बनाने आते हैं और सभी पकवानों में अच्छा स्वाद है। जो पकवान मुझे बनाने आते थे वो मैंने बना लिए हैं, और जो पकवान दीदी को बनाने आते थे वो उन्होंने बनाए। हम दोनों ने मिलकर अपनी पहली रसोई की है। ये सब हमने बनाया है। ऐसे ही बहनों की तरह मिलजुल कर अपनी गृहस्थी चलाना, घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। ऐसे ही दोनों बहुओं की पहली रसोई पूरी होती है। वो शारदा की जिम्मेदारियां संभाल कर घर की देखभाल करने लगती हैं। यूं ही 1 महीना बीत जाता है। एक दिन शारदा बालकनी में बैठी होती हैं, तभी दोनों बहुएं कपड़े सुखाने आती हैं और सामने बालकनी में जलती लाइट देखती हैं। इसमें हमारे घर की सामने वाली बालकनी में लाइट क्यों जल रही है? यहाँ तो कोई नहीं रहता है ना? दीदी, अंदर भी लाइट जल रही है, लगता है कोई रहने आया है। सेजल और श्रुति तुरंत शारदा के पास आती हैं और माँ जी, हमारे घर के सामने वाली बालकनी में कोई परिवार रहता है क्या? कई महीने हो गए हैं, वहाँ किसी को देखा नहीं। नहीं, वहाँ तो कोई नहीं रहता। माँ जी, वहाँ कोई तो रहता है, लगता है कोई नए पड़ोसी आए हैं। आया होगा बहू, हो सकता है कोई नया पड़ोसी आ गया हो सकता है बहू, कोई नया आया होगा। हम ज्यादा ध्यान नहीं देते इन बातों में। हाँ माँ जी, हमें पड़ोसियों से मिलजुल कर रहना चाहिए। मुश्किल वक्त पर पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हाँ ठीक है, कभी मिल लेंगे उनसे भी। शारदा बालकनी में बैठकर चाय पी रही होती है, तभी आशुतोष ऑफिस से आता है और बालकनी में कॉफी पीते हुए खड़ा हो जाता है। ओह माय गॉड, आज तो इतनी प्रॉब्लम हो गई ऑफिस में। ये लोग सही से काम क्यों नहीं करते? शारदा मन ही मन आशुतोष को देखकर सोचती है। अच्छा, तो ये है नया पड़ोसी। इसके बाल बच्चे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ यही दिखता है। ये औरत ने माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। शायद ये विधवा है या फिर इसका पति से छोड़कर चला गया है। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन शाम शारदा बालकनी में किताब पढ़ रही होती है और आशुतोष कॉफी पीते हुए बालकनी में आता है। कल भी यही था। इसके घर में कोई और है ही नहीं क्या? हमेशा अकेला ही दिखता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। शारदा बार बार आशुतोष को बालकनी में देखती रहती है। एक शाम श्रुति शारदा के पास आती है।
मम्मी जी घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहू मुझे थोड़ा पहले बता दिया कर, तू बाकी काम देख, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। शारदा सब्जियां लेने घर से बाहर निकलती है और सब्जी मंडी पहुंचती है, जहां आशुतोष भी सब्जियां लेने आया होता है। जी, वैसे मैं आपको कुछ दिनों से देख रहा हूँ, आप ही है ना सामने वाले घर में रहने वाली? हाँ जी, वैसे मैं भी आपको कुछ दिनों से देख रही हूँ। आपकी बीवी बच्चे कहाँ हैं? जो मेरी बीवी ने मुझे डिवोर्स देकर किसी और से शादी कर ली। जी, वैसे आपने सिंदूर और चूड़ियां नहीं पहनी है? जी, जब मेरे बच्चे छोटे थे तभी मेरे पति मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये सुनकर बहुत बुरा लगा। आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ से ज्यादा बड़ी है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा भाग्य है। दोनों सब्जियां लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शारदा बालकनी में किताब पढ़ रही होती है, तभी आशुतोष कॉफी लेकर आता है और उसे देखकर मुस्कुरा देता है। इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन नाम भी नहीं पता और फोन नंबर भी नहीं है। बात कैसे करूं? क्या करूं? हाँ, इशारे से फोन नंबर मांगता हूं। इतना कहकर आशुतोष जेब से फोन निकालकर शारदा की तरफ नंबर मांगने का इशारा करता है। शायद ये मुझसे नंबर मांग रहे हैं। नंबर तो मैं दे दूं, पर कैसे दूं? हाँ, उंगलियों के इशारे से नंबर बताती हूँ। शारदा उंगलियों के इशारे से एक नंबर बताने लगती है और आशुतोष ध्यान से नंबर फोन में डायल करता है। तभी सेजल और श्रुति बालकनी में आ जाती है और शारदा घबराकर हाथ छुपा लेती है। मम्मी जी हवा में क्या इशारे कर रही थी? अजीब सा लग रहा था। हाँ मम्मी जी, हमने देखा आपने उंगलियों से कुछ इशारा किया। अरे नहीं बहू, मैं इशारा नहीं कर रही थी। फिर क्या कर रही थी मम्मी जी? वो मैं कलाइयों की एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज? अभी अचानक? हाँ, कलाइयों में थोड़ा दर्द था इसीलिए। और बहू, तुम मुझसे इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो? तुम दोनों ने सारे काम खत्म कर लिए हैं क्या? तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? मम्मी जी हमने सारे काम कर लिए हैं। हम तो यहाँ आपको चाय नाश्ते के लिए बुलाने आए हैं। कब से आप बालकनी में ही बैठी हैं? चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू, चलो चाय नाश्ता करते हैं, चलो। शारदा अपनी दोनों बहुओं के साथ अंदर चली जाती है और फिर सभी के साथ बैठकर चाय नाश्ता करने लगती है। ऐसी रात होती है, शारदा कमरे में फोन लेकर बैठी होती है। उन्होंने मेरा नंबर लिया है, उनका फोन आता ही होगा। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष अपने कमरे में बैठकर बार बार वही नंबर देख रहा होता है। अरे यार, ये आखिरी नंबर नहीं मिला। अब तो कई बार गलत कॉल कर चुका हूं। उनकी बहू को भी आखिरी नंबर देते समय ही आना था क्या? एक आखिरी बार कोशिश करता हूं, पर अगर इस बार भी गलत हुआ तो क्या होगा? आशुतोष एक नया नंबर मिलाकर कॉल करता है और इस बार कॉल शारदा के फोन पर लग जाती है। रिंग हो रहा है, मतलब नंबर सही है। नए नंबर से कॉल, जरूर सामने बालकनी वाले का होगा। हेलो, कौन? क्या आप मेरे सामने बालकनी वाली हैं? मैं आपके सामने वाली बालकनी में रहने वाला हूँ। जी हाँ, मैं सामने बालकनी वाली ही हूँ, शारदा। तभी सेजल और श्रुति गर्म दूध लेकर कमरे में आती है और शारदा घबराकर फोन तुरंत काट देती है। मम्मी जी आप किससे बातें कर रही थी और फोन क्यों काट दिया? वो मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी, मैं तो बस फोन की आवाज़ चेक कर रही थी। पर मम्मी जी हमने तो सुना आप किसी को अपना नाम बता रही थी। अरे बहू, वो तो मैं अपनी सहेली को फ़ोन करा था। अब आवाज़ चेक करने के लिए किसी ना किसी को तो फ़ोन ज़रूर करूँगी ना। ठीक है मम्मी जी, अगर आपके फ़ोन में सही से आवाज़ नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फ़ोन ठीक करवा दूंगी। और अभी रात बहुत हो गई है, आप दूध पीकर सो जाइए। दोनों बहुएं कमरे से बाहर चली जाती हैं और शारदा राहत की सांस लेती है। वहीं आशुतोष परेशान होकर कॉल का इंतजार कर रहा होता है। लगता है फिर बहुएं आ गई होंगी, थोड़ी देर में शारदा फोन करती होगी। बहुएं चली गई, अब उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ। अरे नहीं, रहने दो बाबा, कोई ठीक नहीं है, दोबारा आ जाएगा। शारदा बिना आशुतोष को कॉल किए दूध पीकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष पूरी रात अपना मोबाइल फोन लिए बैठा होता है और शारदा के फोन का इंतजार कर रहा होता है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन दोपहर के वक्त शारदा बालकनी में बुक पढ़ रही होती है, तभी कॉफी पीते हुए आशुतोष बालकनी में आता है। अरे शारदा जी बालकनी में ही बैठी हैं, उनसे थोड़ी बात करता हूँ। नंबर तो है ही, उनसे मैसेज करता हूँ। क्या करनी है आप? मैं आशुतोष, आपके सामने वाली बालकनी वाला। अच्छा, तो इनका नाम आशुतोष है। मैं किताब पढ़ रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? दोनों के बीच मैसेज पर बातचीत शुरू हो जाती है। आशुतोष शारदा को मैसेज करता है और शारदा किताब के बीच में फोन छुपाकर जवाब देती है। बुक पढ़ रही हैं? मुझे भी बुक पढ़ना पसंद है। वैसे मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, कॉफी पीकर थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। ओह, अच्छी बात है। तभी सेजल बालकनी में आती है और शारदा घबराकर फोन किताब के अंदर छुपा लेती है। मम्मी जी आप घबरा क्यों गई?
नहीं 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 बहू बहू, मैं कहाँ घबराई हूँ, कुछ नहीं। मम्मी जी, आपको दादा ससुर जी बुला रहे हैं। हाँ चल बहू, चलते हैं। शारदा अपनी बहू के साथ घर के अंदर चली जाती है और ऐसे ही आशुतोष और शारदा के बीच की बातें और भी गहरी होती जाती हैं और दोनों कभी बालकनी में तो कभी मैसेज पर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ये शारदा जी से बातें करने में कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है इनसे बात करके। सारा वर्कलोड, प्रेशर सब खत्म हो जाता है। आशुतोष जी कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं इतनी प्यारी प्यारी बातें। ऐसे ही आशुतोष और शारदा का रिश्ता धीरे धीरे मैसेज पर और बालकनी की मुलाकातों में आगे बढ़ने लगता है। कभी दोनों मैसेज पर बात करते हैं तो कभी फ़ोन कॉल पर। ऐसे ही एक दिन शारदा बालकनी से मुस्कुराते हुए घर के अंदर आती है। क्या हुआ बहू, तू ये घोड़े की तरह दांत क्यों फाड़ रही है? नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ दांत फाड़ रही हूँ। बहू तू विधवा है, तुझे ये सब शोभा नहीं देता। इस तरह दांत फाड़कर घूमना अच्छा नहीं लगता देखने में। इतना कहकर गंगा देवी अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी, आप मुस्कुरा तो रही थी, हमने पहली बार आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है, क्या बात है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम लोग अपना काम करो। इतना कहकर शारदा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मम्मी जी काफी खुश रहने लगी हैं। हाँ मैं भी देख रही हूँ, पर आज दादी के सवालों में वो फंस गई। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, मम्मी जी खुश है, यही अच्छी बात है। बस वो इसी तरह खुश रहे। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और आशुतोष और शारदा की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। आए दिन दोनों बालकनी में बैठकर या मैसेज पर बात करने लगते हैं और दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन बढ़ने लगता है। वहीं दोनों बहुओं के मन में शारदा की हरकतें शक पैदा कर देती हैं। श्रुति, तुम कुछ दिनों से देख रही हो मम्मी जी हमेशा बालकनी में ही बैठी रहती हैं। हाँ दीदी, मम्मी जी को घर का काम न करना पड़े इसलिए ये हम सारा काम खुद कर लेते हैं। पर मम्मी जी आराम करने की जगह धूप हो या दोपहर हो या शाम का वक्त अक्सर बालकनी में ही जाकर बैठती हैं। मैंने भी देखा है मम्मी जी का बालकनी में आना जाना बढ़ गया है और मम्मी जी के फ़ोन का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। ये सब तब से हुआ है जब से ये बदलाव आया है। दीदी, मम्मी जी किससे बात करती हैं हमें पता करना होगा, और ये पता करने के लिए हमें मम्मी जी का पीछा करना पड़ेगा और उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। श्रुति और सेजल शारदा का पीछा करने और उसकी बातें सुनने का फैसला लेती हैं और इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन शारदा आशुतोष से फोन पर बात कर रही होती है। पता है, मैं अभी बहुत अच्छे जलेबी खा रहा हूँ। अकेले अकेले जलेबी खा रहे हो और मुझे बता रहे हो कि जलेबी खा रहे हो। अरे कौन कहता है मैं अकेले जलेबी खा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए भी जलेबी भिजवाई है। आशुतोष के इतना कहते ही घर के दरवाजे की डोरबेल बजती है। शारदा फोन रखकर दरवाजा खोलने जाती है। बाहर डिलीवरी बॉय जलेबियां लेकर खड़ा होता है। शारदा जलेबियां लेकर अंदर आती है। ये ऑनलाइन जलेबियां किसने मंगाई है? हमारे गरीब घर में ऐसे ऑनलाइन खाना मंगाने वाला कौन है? अरे हमारे घर में कौन ऑनलाइन खाना मंगाएगा? मुझे तो लगता है कोई गलती से डिलीवरी कर गया होगा। जब गलती से आ ही गई हैं तो हम प्यार से खा लेते हैं। ला बहू जलेबी खिलाओ। पूरा परिवार साथ बैठकर जलेबियां खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शारदा तैयार होकर घर से बाहर जा रही होती है। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? बहू, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। शारदा बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है ये शॉपिंग वॉपिंग तुझ पर अच्छा नहीं लगता। तो विधवा है, विधवा की तरह रहा कर। और बहू, तेरे बेटे इतना कमाने वाले नहीं हैं जो तू शॉपिंग पर जा रही है। नहीं नहीं, मैं शॉपिंग पर नहीं जा रही हूँ। मेरी एक सहेली शॉपिंग करेगी, मैं तो बस उसके लिए कपड़े पसंद करवाने जा रही हूँ। आज तू जा रही है, पर ऐसे जगहों पर ज्यादा मत जाया कर। मुझे तेरा यहाँ वहाँ जाना पसंद नहीं है। आज जा रही है तो चली जा। शारदा घर से निकलती है और आशुतोष के साथ एक शॉपिंग मॉल में पहुंचती है। अरे शारदा, तुम ये साड़ी लो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं नहीं आशुतोष, ये रंगीन साड़ी, तुम्हें पता है मैं ऐसी साड़ी नहीं पहन सकती। शारदा, तुम ये साड़ी पहनो। अब तुम्हें इन बेरंग साड़ियों की क्या जरूरत है? ये साड़ी मेरी तरफ से गिफ्ट है। आशुतोष जबरदस्ती शारदा को साड़ी दिलवा देता है और शारदा उसे चुपके से अपने कमरे में ले जाकर छुपा रही होती है। कुछ देर बाद शारदा अपने कमरे में साड़ी छुपा रही होती है, तभी गंगा देवी आ जाती है। बहू, तू अलमारी में क्या रख रही है? ये क्या बहू, रंगीन साड़ी, वो भी तेरी अलमारी में? अब क्या चूड़ियों के साथ साथ तुझे रंगीन साड़ियाँ पहनने का भी मन करने लगा है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरी सहेली ने जबरदस्ती मुझे ये साड़ी दिलवा दी है, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। ऐसी कौन सी सहेली है जो विधवाओं के नियम नहीं जानती और तुझे जबरदस्ती साड़ी दिलवा देती है? ऐसी सहेली से दूरी बना ले, वही अच्छा रहेगा। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गंगा देवी सीढ़ी से गिर जाती हैं। परिवार घबराकर उन्हें अस्पताल लेकर आता है।
देखिए, इनके इलाज के लिए 25,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, 25,000 रुपए? अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। आप मेरी दादी का इलाज कर दीजिए। देखिए, पहले सारे पैसे जमा करवाइए, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। इतना कहकर डॉक्टर अंदर चला जाता है। शारदा तुरंत आशुतोष को फोन करके सारी बात बताती है। शारदा, तुम्हें यह बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। मेरे होते हुए तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। आशुतोष अपने आदमी के जरिए शारदा को पैसे भिजवाता है और शारदा वो पैसे लेकर अस्पताल में जमा कर देती है। 2 दिनों बाद गंगा देवी का इलाज पूरा होता है और वो ठीक होकर घर वापस आ जाती है। घर लौटने के बाद सभी लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश के मन में सवाल उठता है। अरे बहू, वैसे तुमने बताया नहीं तुम पैसे कहाँ से लेकर आई? राघव के पास तो सिर्फ थोड़े से ही पैसे थे। बापूजी, वो थोड़े पैसे मैंने बचा कर रखे थे, उसी में राघव के पैसे मिलाकर मैंने माँ जी का इलाज करवाया। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा और आशुतोष बाजार में पानी पूरी खाते हुए खड़े होते हैं। आशुतोष, तुम कितने अच्छे हो। तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। पर माँ जी जिस तरह सीढ़ियों से गिरी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि हम उनका ऑपरेशन करवा पाएंगे। उस वक्त हमारे पास पैसे भी नहीं थे। शारदा, मैं तो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ, बस तुम्हारी हिम्मत करने की देरी है। आशुतोष, मैं भी यही चाहती हूँ, पर मेरे बेटे हैं, बहू है, सास ससुर हैं, मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। शारदा और आशुतोष बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां से गुजरता हुआ सूर्य प्रकाश उन्हें देख लेता है और घर आकर सबको बता देता है। अरे मैंने शारदा बहू की सारी बातें सुन ली है। हमारी बालकनी के सामने वाले आदमी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। मुझे तो पहले से ही शक था। रोज रोज बालकनी में जाना, नई साड़ी लाना, अचानक पैसों का इंतजाम होना, चेहरे पर मुस्कान, खाना पीना। आने तो आज इसे बताती हूँ। पूरा परिवार शारदा के इंतजार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद शारदा मुस्कुराते हुए घर में आती है। बहू, कहाँ से आ रही हो तुम? बड़ी खुश लग रही हो। हाँ माँ जी, मैं सब्जियाँ लेने गई थी और आज दिल बड़ा खुश लग रहा है। बहू, कितना झूठ बोलोगी? अरे सच बताओ, क्या तुम सब्जियाँ लेने गई थी? हाँ पापा जी, मैं सब्जियाँ लेने ही गई थी। मम्मी जी, हम सबको पता चल गया है कि हमारी बालकनी के सामने वाली बालकनी में रहने वाले आदमी से आप प्यार करती हैं। ये आपने बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू, आप लोग मुझे गलत मत समझिए। मम्मी, हम हमेशा सोचते थे कि आपने हमें पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की होगी, पर आज आपकी इस हरकत ने हमारी सारी सोच बदल दी। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप भी ऐसा कुछ कर सकती हैं। अरे शारदा बहू, हमें लगता था तुम समझदार हो, पर तुमने आज अपनी पवित्रता और भारतीय नारी होने पर शक पैदा कर दिया है। शारदा बहू, पहले जब लोग कहते थे कि तुम्हारी बहू विधवा है, उस पर नजर रखा करो, तब हम सोचते थे कि जरूरत नहीं है, हमारी बहू समझदार है। पर धीरे धीरे तुम्हारी हरकतों से हमने तुम्हें संभाले रखा। डांटा भी, पर तुम पर डांट का कोई असर ही नहीं हुआ। तुमने ये इतनी नीच हरकत की है। नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। वो तुम लोग तो मुझे समझो, तुम्हें तो यकीन है ना मुझ पर? मम्मी, हमें आप पर भरोसा नहीं रहा। आपकी बहुएं आप पर कैसे भरोसा करेंगी? क्यों नहीं यकीन करेंगे? हमें मम्मी जी पर पूरा यकीन है। सेजल, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ राघव, जब मम्मी जी कह रही हैं तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो हम उनका यकीन क्यों नहीं करें? आप लोगों को ऐसे कैसे शक हो सकता है? और रही बात किसी से प्यार करने की, तो प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है ना। अगर प्यार करना गलत है तो फिर मम्मी जी को विधवा बनाकर छोड़ देना भी गलत है। उसका क्या? और आप लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि मम्मी जी ने कोई गलत काम किया होगा? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मम्मी जी ने इतने सालों तक कितने सालों के ताने सुने, कितनी परेशानियां झेली और अकेले 2-2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हर गली मोहल्ले में उन्हें ताने और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। और आज जब उन्हें कोई साथ देने वाला मिला है तो क्यों ना वो उनका हाथ थामे? क्यों वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले और दुख में बिताए? उनकी ही उम्र क्या है, अभी तो उनकी पूरी जिंदगी बाकी है। आप लोग बिल्कुल सच कह रहे हो। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मम्मी ने हमें पालने पोसने में अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिताई। उन्हें भी तो प्यार की जरूरत होती है। बहू, तुम लोग अपनी बड़ी बड़ी बातों से अपने पतियों का दिल बदल सकती हो, पर गलत को सही नहीं बना सकती। जो गलत है वो गलत है। दादी, सासू माँ, आप जरा सोचिए, खुदा न खास्ता अगर आपको अपनी जिंदगी अकेले बितानी पड़ती और जिस तरह के ताने और बातें मम्मी जी ने झेली हैं, अगर वही आपके साथ होता तो आप क्या करती? श्रुति की बातों से शारदा की आंखों में आंसू भर आते हैं। बहू, आज तुम्हारी बातों से मुझे शारदा बहू की तकलीफ समझ में आई है, वरना आज तक तो हम सिर्फ पड़ोसी और रिश्तेदारों की बातों में ही शारदा को डांटा करते थे।
एक अकेली औरत के लिए आज के ज़माने में अपने बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, इसका एहसास मुझे तुम्हारी बातों से हुआ। मेरी बहू ने कोई गलती नहीं की है, मुझे अपनी बहू पर बहुत भरोसा है। अगर तुम लोगों को इस पर भरोसा है तो तुम लोग रहो इसके साथ, मैं नहीं रहूंगा। नहीं नहीं पिताजी, ये घर उन्होंने आप लोगों के लिए बनाया था। अगर इस घर में आप लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूंगी, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। इतना कहकर शारदा रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अरे गंगा, तुम्हें क्या हो गया? तुम भी इन नई बहुओं की बातों में आ गई, इन्हें क्या समझ है? मैं इनकी बातों में नहीं आई हूँ, बल्कि इनकी बातों से मुझे वो दिन याद आया है जब आप मुझे अपनी कहानी सुनाया करते थे। जरा याद कीजिए, यही हालत एक समय आपकी माँ की भी हुआ करती थी। आज से 80 साल पहले सूर्य प्रकाश की माँ सुमन सूर्य प्रकाश को अपनी पीठ पर बांधकर खेतों में तेज धूप में काम कर रही होती है। गला सूख रहा है, कुएं से थोड़ा पानी पी लेती हूँ। सुमन पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है, तभी गांव का मुखिया बाल्टी छीन लेता है। अरे मनहूस औरत, तेरा पति मर गया है और तू गांव के कुएं को खराब कर रही है। चल जा, प्यास लगी है तो गांव के बाहर वाले कुएं से पानी पी कर आ। सेजल बहू, श्रुति बहू, जल्दी अपनी सास को रोको, कहीं वो ज्यादा दूर न चली जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बीती हुई बातों और अपनी माँ के दर्द को समझ नहीं पाया। सेजल और श्रुति शारदा को रोक लेती हैं। पूरा परिवार शारदा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और शारदा बड़ा दिल रखकर सभी को माफ करती है। और फिर पूरा परिवार आशुतोष से शारदा की शादी करवाता है और आशुतोष शारदा अपने पूरे परिवार के साथ प्यार भरी जिंदगी बिताते हैं।